Okay, good afternoon, everyone. So today we are starting a new topic, and this topic is gravitation. तो ग्रेविटेशन अगर आप देखते हो तो एक सिंपल टॉपिक है और नियर बाय नीट के एग्जाम में हमें दो क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट इज ग्रेविटेशन का। सबसे पहले हमें ग्रेविटेशन फोर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर उसके अंदर आने वाला जो कांस्टेंट होता है जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी लेना है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सेकंड बिट रहेगा हमारा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी, केपलर्स लॉज, सैटेलाइट मोशन, ओके, और वेटलेसनेस। तो ऐसे 7 to 8 बीट्स है, छोटे छोटे बीट्स है, इतना भी मतलब लेंथी बीट्स नहीं है। सिर्फ इनके ऊपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके हमें हर एक बीट को लेना है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही मतलब इस वीक के मतलब पूरे एंड तक ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा मतलब वक्त नहीं लेगा ये बाकी के टॉपिक के कंपैरिजन में। तो देखिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स के जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट है इसके साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। ओके, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आपको डेफिनेटली ये सभी बीट्स हो चुके हैं। ओके, सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो उनको 9th स्टैंडर्ड में होता है ग्रेविटेशन, सिर्फ उसमें केपलर्स लॉज, एस्केप वेलोसिटी, इन कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस नहीं किया होता है। ओके, लेकिन कुछ इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये बीट्स समझने वाइज मतलब समझने के लिए बहुत ही आसान है। ओके, तो देखिएगा, ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट है ये अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें बताया है, और हमें ग्रेविटेशन अगर हम बोलते हैं तो हमें सिर्फ न्यूटन्स का ही नाम सामने आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें ग्रेविटेशन के बारे में अलग अलग चीजें बताएं। ओके, उसमें मतलब केपलर्स भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूटन के भी पहले लॉज बताए। केपलर 3 लॉज है प्लानिटरी मोशन के, और इन्हीं को स्टडी करके साइंटिस्ट न्यूटन अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ तक अराइव हुआ था। लेकिन केपलर्स लॉज सिर्फ प्लानिटरी मोशन के बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स निकालने का फॉर्मूला केपलर साइंटिस्ट ने नहीं बताया था। इसी वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एज वी नो, दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, और ये इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमें ग्रेविटेशन फोर्स निकालने में हेल्प करता है। ओके, ये मुझे जितना पता है उतना सभी स्टूडेंट को ये पता होगा लॉ। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उस लॉ को। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन। ओके, तो क्या रहेगा आप देखिएगा, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं हम, या फिर न्यूटन्स फोर्थ लॉ भी कहा जाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है ये लॉ, देखिएगा इसका स्टेटमेंट तो आपको पता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object of the universe with a force which is with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, तो क्या कहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हमें? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स विथ अ फोर्स which is directly proportional to the with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। Means according to universal gravitational law, force of gravitation between two objects, okay, consider two objects having mass m1 and m2,
विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d। ओके, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन these two objects, okay, having mass m1 and m2. If we find gravitational force between them, then this gravitation force between these two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, as we are denoting distance by d, so d square. So to remove this proportionality sign, we have to multiply it with one constant, and this constant is called as universal gravitational constant. Okay, as this constant is comes in gravitation chapter, so we are denoting this constant as a capital G. Okay, capital G means universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Okay, so this is the value for capital G. Capital G, universal gravitational constant, which comes under this equation. Okay, universal gravitational constant, इसका वैल्यू अगर हम देखते हैं तो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, दैट्स व्हाई इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। यूनिवर्स में कहीं पर भी जब आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज होता है। ओके, इसके बारे में बाद में हम लिखकर भी लेने वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, फिलहाल इतना ही समझ लो। अभी देखिएगा ये जो कैपिटल जी होगा इसका फॉर्मूला आता है एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। ओके, माइक ऑफ कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो ये रहेगा फॉर्मूला कैपिटल जी का एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। इसी वजह से उसका ऐसा यूनिट आता है, फोर्स का क्या आएगा, न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और m1 इंटू m2 दो मासेस है ऑब्जेक्ट के, इस वजह से kg स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और देखिएगा इसका वैल्यू कितना रहेगा ऐसा सिस्टम में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ओके, ये रहेगा उसका ऐसा सिस्टम में वैल्यू, और सीजे सिस्टम में इसका वैल्यू रहेगा कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन का डाइन होगा, मीटर का सेंटीमीटर, और kg स्क्वायर का ग्राम स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन समझ में आ गया आपको। ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू 10⁻⁻11 होता है और सीजीएस में -8। ये -8 कैसे आता है पता चला, न्यूटन का डाइन करते वक्त 10⁻+5, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर करते वक्त 10⁻+4, और केजी स्क्वायर का ग्राम स्क्वायर करते वक्त 10⁻+6। तो इन सभी का कैलकुलेशन अगर हम करते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली ये आ जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया या करके दिखाऊं मैं ये कन्वर्जन? Is it okay? Clear to all of you? ऐसा सिस्टम इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, तो सीजीएस में उसका पावर चेंज हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ठीक है, सभी का कहना यस है। ओके, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछते जाइएगा। ओके, उसी समय पूछते जाइएगा तो बताने में आसानी होती है। ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है जिसके अराउंड हमारा ये टॉपिक मूव करने वाला है। इस टॉपिक में आपको नंबर ऑफ टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टाइम्स आपको इसके साथ डील करना है, इस चैप्टर के साथ जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके, तो अब देखिएगा नेक्स्ट ये कैपिटल जी को डिफाइन कैसे करते हैं हम। ठीक है, आप ये बेसिक कंसेप्ट है लेकिन ले लेते 2 मिनट के अंदर। देखिएगा कैपिटल जी का फॉर्मूला आपको पता है, एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 है। तो मुझे अब दो ऑब्जेक्ट्स लेना है। ओके, we have to take two objects which having unit masses. Unit masses means both object having mass 1 kg and these two objects are separated by distance of 1 meter. Okay, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा स्मॉल d वो 1 मीटर रहेगा, और दोनों के मासेस भी 1 kg और दूसरे का मास भी 1 kg रहने वाला है। तो ये सभी डेटा अगर हम पुट करते हैं ना, तो फिर हमें क्या मिलने वाला है, देखिएगा g इज इक्वल टू एफ इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1। ओके, तो आप देखते हो तो फिर फाइनली इसे सॉल्व करते तो हम क्या मिल रहा है, देखिएगा कैपिटल जी का वैल्यू एफ के साथ इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है, देखिएगा कैपिटल जी मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस कंडीशन में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ इक्वल है। किस कंडीशन में बात कर रहा हूं मैं,
इफ यू टेक 2 यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ओके, अगर हम 2 यूनिट मासेस लेते हैं और उनको अगर हम 1 मीटर से सेपरेट करते हैं ना, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ इक्वल आता है, ओके। इसी वजह से ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन हम यही एग्जांपल देकर हमें बताना पड़ता है। यूनिवर्सल अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, ओके। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज universal gravitational constant is defined as force of gravitation between two unit masses, force of gravitation between two unit masses separated by force of gravitation between two unit masses separated by a distance of 1 meter, separated by a distance of 1 meter, okay। तो ये डेफिनेशन रहेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, कैपिटल जी के, वो अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो नीचे लिखिएगा प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब उसमें क्या स्पेशल पार्ट होता है, ये हमें एक के नीचे एक लिख लेना है, ओके। तो जैसे मैं कहूंगा वैसे आपको लिखना है एक एक पॉइंट, ओके। पहला तो इसका वैल्यू, मतलब अगर पता है आपको वो फीट तो लिखने की जरूरत नहीं है, जो पता नहीं है वही आपको लिखना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। एक एक करके आप मैं नीचे लिखते जाऊंगा, ओके। ये किसके बारे में है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, कैपिटल जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैपिटल जी, ओके। पहला पॉइंट है अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ओके। दूसरा पॉइंट है इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम इज, मतलब एसआई सिस्टम में उसका वैल्यू अभी मैंने बताया था, इन एसआई सिस्टम इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। तीसरा बिट आएगा डायमेंशन, बताओ इसका डायमेंशन क्या आएगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत ज्यादा बार हमने ये क्वेश्चन लिया था, यूनिट अपना जो चैप्टर था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ओके। बहुत सारे बच्चों को लर्न भी है, उन्होंने बताने से पहले ही बता दिया। राइट आंसर है m⁻⁻1 l⁻³ and t⁻²। is it okay? This is the dimension for universal gravitational constant, very good। उसके बाद फोर्थ रहेगा वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं पर भी जाओ, सन पर जाओ, मून पर जाओ, ओके, घूमते घूमते जाते हो आप कभी कभी, तो देख लेना वहां पर भी वैल्यू सेम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो कभी चेंज नहीं होता है, ओके। इसके बाद फिफ्थ बिट रहेगा ये जो वैल्यू है ना, ये आप किसने कैलकुलेट करके बताया, देखिएगा कैलकुलेटेड बाय हेनरी हेनरी कैवेंडिश। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट करके बताया, और जिस मेथड से बताया उस मेथड का नाम है टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस उस इक्विपमेंट का नाम है जिससे उन्होंने ये कैपिटल जी का वैल्यू हमें बताया, ओके। सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस, किसी को कुछ दिक्कत इसमें आ गया समझ में? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बीट है इस टॉपिक का वेक्टर फॉर्म। आप बोलोगे कि ये तो बीट हमने पहले स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था, इसमें फर्क क्या है? तो फर्क अब आपको समझ में आएगा। 9-10 स्टैंडर्ड में आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लॉजिक इतना क्लियर नहीं होता है, इस वजह से आपको अभी वेक्टर फॉर्म में ये लॉ स्टडी करना है। जैसा लॉ हमारा स्केलर फॉर्म में है एग्जैक्टली वैसे होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म जब कभी भी आता है तो आपको पता है डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कौन सा फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से टर्मिनेट हो रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से डायरेक्शन का कंसिडरेशन हमें करना पड़ेगा जब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का वेक्टर फॉर्म स्टडी करेंगे। तो गिव द हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का हमें अब वेक्टर फॉर्म स्टडी करना है। ओके, तो आप देखिएगा यहाँ पर भी हमें दो ऑब्जेक्ट्स लेना है विच हैविंग मास m1 एंड m2। ओके, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास m1 एंड m2 है। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, एग्जैक्ट डिस्टेंस इनके बीच का r है। ओके, और देखिएगा इस पॉइंट को लगा तो हम नाम दे देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b। ओके, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब इस यूनिवर्स का कोई भी एक ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स के कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशन फोर्स से। ओके, तो ये भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के ही कुछ पार्ट से ए एंड बी। ओके, तो ए बी को भी अट्रैक्ट करेगा, बी ए को भी अट्रैक्ट करेगा। ओके, दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल लिख लो इसे। ए बी को भी अट्रैक्ट करेगा, बी ए को भी करेगा, और दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। जितना फोर्स बी ए पर एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स ए बी पर करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा, ये कुछ फर्क नहीं गिरता है। ओके, दोनों के मास कैसे भी क्यों ना रहे, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ओके, तो आप देखिएगा इस कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो ए बी पर फोर्स एक्सर्ट करने वाला है, बी ए पर फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। तो बी ने ए पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स जो रहेगा, ओके, इसे लगा तो हम सीक्वेंस वाइज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। तो दिस इज दी फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। इसे हम F12 से इंडिकेट करने वाले। मतलब बी ने ए पर एक्सर्ट किया हुआ जो फोर्स रहेगा उसे हम F12 से इंडिकेट करने वाले। समझ में आ रहा है? इस F12 को क्या कहना है? फोर्स ऑन ए बाय बी। बी ने ए पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स हम F12 से इंडिकेट करेंगे। लाइक दैट, ये वाला जो फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में, ये इसे हम डिनोट करेंगे F21 से। F21 मतलब क्या रहेगा बताओ आप? F21 मीन्स व्हाट? F12 अगर फोर्स ऑन ए बाय बी है, बी ने ए पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स F12 है, तो F21 मतलब क्या रहेगा? ठीक है, फोर्स ऑन बी बाय ए। ओके, F2 मतलब सेकंड पोजीशन पर बी चार्ज है, आपको दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से हम इसे लिखने वाले हैं फोर्स ऑन बी बाय ए। ओके, बहुत अच्छे से देखना इसे, मतलब आगे जाकर ये कंसेप्ट है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इस वजह से मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, और डायरेक्शन वाइज इसे समझ लो। ओके, जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर पूछूंगा वो आंसर बताओ, तो आपको अल्टीमेटली पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप देखिएगा बी जब ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा। ओके, ऐसे डायरेक्शन में करेगा, और ए जब बी पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा। समझ में आ रहा है? इज इट ओके? तो इसी वजह से देखो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रिएट हो जाते हैं, F21 एंड F12। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F21 अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, ओके, तो वो कैसा रहेगा आप देखिएगा। F डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F21 इस डायरेक्शन में रहेगा, बी से लेकर ए के डायरेक्शन तक वो रहेगा। ओके, ये अब ये R21 जो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21, इसे कहना है ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ए रहेगा। ओके, बी टू ए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, इसे हम R21 से इंडिकेट करने वाले हैं। और R12 को हम कैसे इंडिकेट करने वाले हैं देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो R12 से हम इंडिकेट करने वाले हैं, और बी से लेकर ए तक जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसे हम R21 से इंडिकेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, R21 लिख लीजिएगा ये। R21 मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, और R12 मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। इज इट ओके?
तो ऐसा ही पूरा बीट रहेगा। तो इसी वजह से देखिएगा आप ये F12 फोर्स है ना, ये इस डायरेक्शन में एक्सेट होने वाला है F21 के डायरेक्शन में। और अगर आप देखते हो तो ये F21 जो फोर्स रहेगा, ये R12 इस डायरेक्शन से एक्सेट होने वाला है। ओके, इस वजह से F21 का रिलेशन R12 के साथ होगा और R21 का रिलेशन F12 के साथ होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा उल्टा रहने वाला है। ठीक है? तो इस वजह से देखिएगा अब फर्स्ट जो रहेगा F12 इसका वेक्टर फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म निकालते वक्त वैसे लिखना GM1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सिर्फ अब या आर यहाँ पर मतलब ये R21 कैप लेना है यहाँ पर। ओके, ये एक यूनिट वेक्टर रहेगा R21 मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21। ये वेक्टर R21 जो है ना, इसके डायरेक्शन में रहने वाला एक यूनिट वेक्टर R21 रहेगा। ओके, और ये वेक्टर 21 का मैग्नीट्यूड रहेगा 0 के, और इसका स्क्वायर रहेगा। तो इस वेक्टर 21 के मैग्नीट्यूड को इस कंडीशन में हम आर से भी इंडिकेट कर सकते हैं सिंपली। ओके, या आर मतलब क्या रहेगा, वेक्टर 21 का मैग्नीट्यूड रहेगा। इज इट ओके? तो इस वजह से देखिएगा अब, तो देखिएगा अब क्या आएगा यहाँ पर M1 M2 इंटू आर स्क्वायर। ओके, यही रहेगा F12 का फॉर्मूला। लेकिन याद रखना, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, और अट्रैक्शन ये जो टर्म है ना, ये वेक्टर फॉर्म में हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। रिपल्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, और अट्रैक्शन को निगेटिव लेते हैं। आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अट्रैक्शन ही होता है, इस वजह से वेक्टर फॉर्म हमेशा जो रहेगा ग्रेविटेशन फोर्स का, वो निगेटिव साइन से हम इंडिकेट करने वाले। ओके, अब ये हुआ फोर्स F12। वेक्टर 12 मतलब क्या रहेगा, वेक्टर F12 मतलब क्या रहेगा, फोर्स ऑन ए बाय बी रहेगा। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या रहेगा, आप देखिएगा F21 F21 मतलब दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, मतलब ये फोर्स ऑन बी बाय ए। ये अगर हमें निकालना है तो बाकी सब टर्म एज इट इज रहेगा, F G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर R21 की जगह क्या रहने वाला है बताओ, R21 की जगह यहाँ पर क्या रहेगा, R12 राइट आंसर है। ओके, तो ये R12 का कैप रहेगा। ओके, बस इतना ये वेक्टर फॉर्म रहेगा। तो कोई भी फोर्स क्यों ना हो, ओके, F21 हो या फिर F12 हो, दोनों भी इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। ओके, इस वजह से इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहने वाला है। ओके, तो अब देखिएगा इसका आगे भी हम इस फॉर्म को, इस फॉर्मूले को मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये अगर आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है ना, तो 12th स्टैंडर्ड में आपको एक और टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर भी हमें कूलम्स लॉ जो होता है एग्जैक्टली इसके तरह ही होता है, उसका भी वेक्टर फॉर्म स्टडी करना पड़ता है। तो एट द टाइम आल्सो ये लॉजिक आपको यूज होगा। ओके, इस वजह से बहुत अच्छे से देखना। तो F12 इसको हम अनदर वे से और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। F12 देखिएगा -G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। तो आप देखिएगा ये R12 कैप जो है, R21 कैप, बताओ कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है। सपोज ए कैप अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इज इट ओके? यही लॉजिक अगर मैं ऊपर लगाता हूं तो फिर क्या आएगा, R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। इज इट ओके? और इसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 को हम R लिख रहे हैं। ओके, इसी वजह से मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। तो मैं अगर इस R21 कैप को रिप्लेस कर देता हूँ ना उसके वेक्टर फॉर्म में, दैट इज R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R, तो ये R और ये R स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर फाइनली बन जाएगा R क्यूब। ओके, तो इसी वजह से देखिएगा फिर vector F12 force exerted on first charge due to second charge is given by in another way G M1 M2 divided by R cube into R21। ओके, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर आपने लिखा तो नीचे R स्क्वायर आएगा, और वेक्टर फॉर्म में अगर रहेगा R21 तो फिर यहाँ पर R स्क्वायर आने वाला, मतलब कैप रहा तो R स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में रहा तो R क्यूब आएगा। इज इट ओके? R ये मैग्नीट्यूड है, ये R मतलब R12 हो या फिर R21 हो,
दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, इस कारण दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम आता है। इज इट ओके? R12 हो या फिर R21 हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा R। तो F21 का भी फॉर्मूला अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। F21 का भी आंसर वही आएगा, -G m1 m2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, और सिर्फ R21 की जगह यहाँ पर R12 वेक्टर होगा। इज इट ओके? और याद रखना ये F12 मतलब एक फोर्स इधर होता है तो दूसरा फोर्स इधर होता है, सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। इसी वजह से F21 मतलब वेक्टर, तो देखिएगा अब F21 ये और F12 ये इक्वल ही रहते हैं, लेकिन अपोजिट साइन में रहते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा। इज इट ओके? तो इसी को वेक्टर फॉर्म कहा जाता है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल लेंगे। ओके, कभी कभी आपको स्केलर फॉर्म भी यूज करना पड़ता है, कभी कभी वेक्टर फॉर्म भी। कब करना ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको किसी पॉइंट के लोकेशन दिए क्वेश्चन में, जैसे एक पॉइंट 1,1,2 पर था, और फिर वो दूसरे पॉइंट पर चला गया, ये एक फोर्स, या फिर ऐसे मतलब आपको आईजेके के फॉर्म में अगर टर्म्स दिए ना, तो फिर एट द टाइम आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना है। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन लेंगे कि एग्जैक्टली कब वेक्टर फॉर्म यूज करना है और कब स्केलर फॉर्म यूज करना है। मोस्टली स्केलर फॉर्म ही लगता है हमें, कभी कभी वेक्टर फॉर्म भी लग सकता है। इज इट ओके? हैव यू रिटन दिस? दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, ओके ठीक है। तो F21 इज इक्वल टू F12 रहेगा। ओके, कुछ दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, अभी देखिएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पूरी तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है हमें। ओके, जैसे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा, वैसे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, जीएफ लिख रहा हूं मैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, तो देखिएगा पहला एडवांटेज रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फॉर्म एक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एंड हैव ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट होता है। मतलब जितना फोर्स m1 m2 पर एक्सर्ट करता है, उतना ही फोर्स m2 m1 पर एक्सर्ट करता है। ये हमने ऊपर ही प्रूव करके दिखाया है। F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 रहेगा। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में होता है। जितना एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर एक्सर्ट करेगा, उतना ही दूसरा फर्स्ट पर करेगा। दैट्स व्हाई ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट होने वाला फोर्स है। और आपको पता है एक्शन रिएक्शन फोर्स पर डिपेंडेंट हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। इस वजह से न्यूटन थर्ड लॉ ये ओबे करता है। ओके, दूसरा पॉइंट रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम ये बहुत इंपॉर्टेंट बीट है। मतलब दो मासेस को अगर हम एयर में लगते हैं, ओके, कुछ डिस्टेंस पर, और वही दो चार्जेस को अगर हम वाटर में लगते हैं, ओके, उतने ही मासेस के उतने ही डिस्टेंस पर, तो फिर एयर से वाटर में जाने के बाद इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। एयर में भी वो उतना ही होता है, वाटर में भी उतना ही होगा। ओके, इसके जैसे और एक लॉ है कूलम्स लॉ, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। तो वो मीडियम पर डिपेंडेंट है। मीडियम अगर चेंज हुआ ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होता है, लेकिन हमारा ग्रेविटेशन फोर्स कुछ भी चेंज नहीं होता है। याद रखना। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से कैपिटल जी का वैल्यू सेम है। कोई भी मीडियम में लेके जाओ, कैपिटल जी का वैल्यू डिफर नहीं होता है, वो सेम होता है। ओके, इस वजह से इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम रहेगा। थर्ड पॉइंट रहेगा सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स आपको पता होगा, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से ये फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है, ऐसा। ओके, सेंटर सीकिंग फोर्स इस वजह से इसे कहा जाता है, आपको पता होगा।
प्लैनेट जब रिवॉल्व करते हैं ना सन के अराउंड, तो एट दैट टाइम घूमते वक्त प्लैनेट के ऊपर सन के सेंटर से फोर्स एक्सर्ट होता है। सेंटर सीकिंग फोर्स इस वजह से इसे कहा जाता है। ओके, तो ये एक टाइप का सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की ओर डायरेक्टेड है अलोंग द रेडियस, ओके, टुवर्ड द सेंटर। इस वजह से इसे सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ओके, और जो भी सेंट्रल फोर्स होते हैं उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। आपको पता होगा वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर में मैंने कंजर्वेटिव फोर्स और एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ाया था। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स कैटेगरी में आता है। कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होते हैं। ओके, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ होते हैं। आपको पता होगा ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ फॉलो करता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ भी पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो यही हमें लिख कर लेना है, लिख लीजिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन बाय gravitational force does not depends on path. Work done by gravitational force does not depends on path. पाथ पर इंडिपेंडेंट रहेगा ये वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला। ठीक है, अभी फिफ्थ पॉइंट देखिएगा क्या रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक, ओके, वेरी वीक मैग्नीट्यूड फोर्स। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जर्व नहीं होता है जल्दी से, और ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जर्व होने के लिए दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होना जरूरी है। जैसे एप्पल और अर्थ, इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और एप्पल आपको अर्थ की ओर जाते हुए नजर आएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दो पेन लेते हैं या फिर दो छोटे छोटे चीज लेते हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो वो ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों ऑब्जर्व नहीं होगा? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जर्व होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही ज्यादा होना जरूरी है। ओके, अदर मतलब बाकी के फोर्सेस ऑब्जर्व हो जाते हैं। जैसे आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के पास अगर हम आयरन के पीसेस को लेके जाते हैं ना, तो हमारे आंखों से हमें दिखाई देता है कि वो आयरन के पीस मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आयरन मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ये हमें ऑब्जर्व होता है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जर्व नहीं होता है। ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट का मास कम रहा तो इसी वजह से सभी फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट मैग्नीट्यूड फोर्स अगर कोई है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स है। हमारे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन हमारे नेचर को पूरा चलाने वाला फोर्स भी यही है। पूरे हमारे यूनिवर्स को अच्छे से रन करने में यही हेल्प करता है। ओके, अभी लास्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है देखिएगा। अगर ये दो मासेस थे, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही स्टडी किया है 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड से, कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और अगर एक थर्ड ऑब्जेक्ट उनके करीब आ जाए, ओके, तो फिर इन दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स पर कुछ भी वो इफेक्ट नहीं करता है। मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट सिस्टम में आने से ये जो M1 और M2 के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ये कुछ भी इंटरफेयर नहीं होता है। मतलब अब अगर हमें F1 पर मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स M2 की वजह से भी होगा और M3 की वजह से भी होगा। दोनों का जो फोर्स होगा ये वेक्टर सम होगा दोनों के फोर्स का। जैसे F3 ये फोर्स M3 ने M1 पर एक्सर्ट किया है और F2 ये फोर्स M2 ने M1 पर एक्सर्ट किया है। तो फिर ये जो F1 का नेट फोर्स रहेगा, फर्स्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स रहेगा ना, ये वेक्टर एडिशन होगा F2 प्लस F3 का। ओके, इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कुछ भी इंटरफेयर नहीं होता है थर्ड चार्ज आने से। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।